डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंटिन्यूस टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एक्चुअली में एक ऐसी थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ओके। जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है इसके कारण अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट P जो कि इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे लिए बहुत टेढ़ा काम है, ये बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली में क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि मेरे को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट मानने पड़ेंगे और उसका कॉम्प्लिकेटेड सा एक डेरिवेशन करना पड़ेगा, ओके। तो इस काम को आसान करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा तो आपको इजी लगेगा अगर आप गॉस थ्योरम से इसको कैलकुलेट करोगे, ओके। गॉस थ्योरम को करने से पहले हमें एक उसका बेसिक कंसेप्ट जो कि हमें आना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस है बेटा, एप्लीकेशंस में ये वाली जो एप्लीकेशन जैसे अभी मैंने बोला है ये वाली एप्लीकेशन भी इसी में होगी, तो वो एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे का सारा प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरा टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुनिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सरफेस है, ओके। इधर एक पॉजिटिव प्लेट है इस दीवार पे और इधर वाली दीवार पे मैं मान लेता हूं कि नेगेटिव प्लेट है। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये प्लेट है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, मतलब पैरेलल फील्ड लाइन मेरे पास से जा रही है। क्लियर? इन पैरेलल फील्ड, मैंने एग्जांपल लिया है, ओके। इन पैरेलल फील्ड लाइंस में अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रख देता हूं तो ये फील्ड लाइंस इसमें से नॉर्मली ऐसे निकलेंगी, यहां से एंटर करेंगी इधर से लीव कर जाएंगी, यहां से एंटर करेंगी इधर से लीव कर जाएंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सरफेस है इसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगी। अगर मैं इस सरफेस में से क्रॉस करने वाली सभी फील्ड लाइंस की काउंट कर लूं, उस काउंट को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? पर एक शर्त है, यहां पर एक कंडीशन लगती है कि वो सभी की सभी फील्ड लाइंस मस्ट क्रॉसेस नॉर्मल टू द सरफेस। वो इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करनी चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ, काउंट हो गया ना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines crossing a surface area, crossing a surface area normally, crossing a surface area normally, normally का मतलब क्या है? perpendicular direction में, is called as electric flux, is called as electric फ्लक्स। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अब ऐसे तो है नहीं, इसकी काउंट मैं कैसे करूं? एक निकल गई भैया सरफेस में, दूसरी चलेगी, ये तीसरे वाली चलेगी, चौथे वाली चलेगी, ऐसे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। काउंट कैसे करूं? देखो काउंट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है। एक्चुअली में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमने अप्लाई किया है, इस सरफेस को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया से जो कि इसके नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, इस सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है। शर्त क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया एक्चुअली में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप नोट कर सकते हैं। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं सरफेस एरिया की डायरेक्शन फाइंड करूं, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक सरफेस है,
इस सरफेस को मैंने रख रखा है जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मान लीजिए अगर मैं इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया एस मानूं, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। मींस मेरे पास इस सरफेस का एरिया वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होएगा। बेटे जी समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब कहने का ये कि मेरे पास, अगर मेरे पास कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सरफेस, ओके, इसमें ये एक बॉडी है, क्यूबॉइड है, 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस हैं। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर को होएगा, इसका ऊपर को होएगा, इसका आपकी तरफ होएगा, ये वाला सरफेस मेरी तरफ होएगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, तो ये बात आपकी क्लियर है? हर एक सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, और उसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो देखिए अभी हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि एक तो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई। मैं इसको फाई से डिनोट करता हूं, तो फ्लक्स फाई किसके इक्वल होगा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। ये आपका फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए मेरे पास, मैंने एक सरफेस कंसीडर किया, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये कैसी भी शेप का आप मान सकते हो, ऐसे, ओके। इस सरफेस में एक्चुअली में, इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है मेरे पास, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से क्रॉस कर रही हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मानता हूं मैं, ये सरफेस पड़ा है और इसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इसमें एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करता हूं मैं, एक छोटा सा सरफेस एरिया, एरिया का एक छोटा सा पार्ट ds कंसीडर करता हूं। टोटल सरफेस s एरिया है और उसका छोटा सा पार्ट ds कंसीडर किया, तो ds वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर, वो इस डायरेक्शन में होगी जो कि ds वेक्टर है, और ये वाली डायरेक्शन ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मींस ये मेरे पास ऐसा केस है जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है। मींस मेरे पास जो सरफेस है वह सरफेस इस प्रकार से है, ओके, और फील्ड लाइंस उसमें ऐसे जा रही है। अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, सरफेस ऐसे है, अभी ये फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे केस में फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बड़ा इजी है। देखो ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर तो हो गया ऊपर की तरफ, ये आपके, ये देखिए ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है ये वाला, और दोनों के बीच जो एंगल यहां पर बनता है ये एंगल थीटा बनता है आपका, ओके। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। अभी आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे और वो कंपोनेंट आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला मिलेगा। अभी मेरे पास जो फ्लक्स मिलेगा दैट इज ओनली थ्रू सरफेस एरिया ds। छोटा सा सरफेस एरिया मेरा ds है और उसमें से जो फ्लक्स निकलता है मैं उसकी वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया एलिमेंट ds, एरिया एलिमेंट ds, छोटा सा सरफेस एरिया, इसमें से फ्लक्स कितना जा रहा है, ये फ्लक्स मैं फाई लिख रहा हूं, एंड फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का ds वेक्टर की तरफ कंपोनेंट, मींस इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये कंपोनेंट मेरा आएगा e cos थीटा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया
की जगह पर ई कॉस थीटा लिखेंगे और ई कॉस थीटा को प्रोडक्ट कर देंगे आप ds यानी कि सरफेस एरिया से, तो आपका ये फ्लक्स आएगा जिसका फार्मूला बनेगा E ds cos ऑफ थीटा। अगर आप देखें E ds cos ऑफ थीटा, so then this is equivalent to dot product of electric field and area vector। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया ds भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं phi is equal to E vector dot ds vector। दिस इज द फॉर्मूला। एक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लगाऊंगा। एक आपका वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले से एक रिजल्ट मिलता है हमें। वो रिजल्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस मेरे पास इस डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो आपका ये फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। ओके, तो चलते हैं इससे आगे। अभी जो नई चीज है जो आपके पास वो क्या है, मैंने कुछ स्पेशल केस करने हैं इसमें। स्पेशल केस मींस मान लीजिए केस नंबर 1, फर्स्ट केस है हमारे पास। मान लीजिए कि जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, व्हेन E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास सरफेस है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रहा है इधर को। अगर ऐसे है और ये थीटा एंगल जो मैंने बनाया है, ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, ये थीटा एंगल यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में है। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये सरफेस है, तो सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है 90। तो यहां पर अगर आप 90 लिखोगे आप 100% गलत हो, क्योंकि अपना जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एरिया वेक्टर देखेंगे और अगर मैं ध्यान से देखूं तो एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर इधर को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, तो एंगल इज कितना? एंगल इज सिंपली 0 डिग्री। ओके, यहां पर मैं एक बात लिखूंगा, E वेक्टर पैरेलल टू ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के पैरेलल है। मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में थीटा 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? इसका डायग्राम भी छोटा सा बना देता हूं। फ्रॉम 1 इसका छोटा सा आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। देखिए मेरे पास ये एक सरफेस है, छोटा सा, जैसा मर्जी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस सरफेस में से फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये ऐसे क्रॉस कर रही है, ये E वेक्टर है। ओके, ये मैं छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेता हूं, ये ds एरिया है तो ds वेक्टर भी इधर को होगा, ध्यान से देखिए। ओके, ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितने डिग्री है? E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा 0 डिग्री। ओके, थीटा यहां पे 0 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फ्लक्स मेरा आया उसकी वैल्यू आई E ds मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया सिंपली, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप मोस्ट प्रोबेबल इस चैप्टर में जहां पर भी सरफेस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर देखोगे वहां पर आप ये शॉर्टकट फार्मूला लगा सकते हो। आप सिंपली सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना। शर्त यह कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मींस ये वाली बात, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, मींस ये वाली बात। ओके, दैट्स इट। इसके बाद केस नंबर 2 आता है मेरे पास। केस नंबर 2, इसमें क्या बात आती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन E वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
इज पैरेलल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड लाइन है वो मेरे पास ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर को जा रही है, इधर को किधर को भी भेज दो, लेकिन सरफेस ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस एरिया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, ये तो इधर को डायरेक्शन है इसकी, और मैं एरिया वेक्टर देखूं तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। एंगल कितने डिग्री बना? एरिया वेक्टर इधर को, डीएस वेक्टर ऊपर को और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, एंगल आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। मींस मेरे पास जो ई वेक्टर है उसकी वैल्यू मैं लिखूंगा ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर, ओके, और थीटा कितना आएगा बेटा मेरे पास सबकी बात 90 डिग्री। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं डायग्राम बड़ी आसानी से बना सकता हूं। देखिए ये मेरे पास सरफेस है कैसा भी, और फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके पैरेलल मूव कर रही हैं, ऐसे सरफेस पड़ा है, ओके। इस पर मैंने कोई भी छोटा सा एरिया वेक्टर मान लिया, ये एरिया डीएस आ गया, तो डीएस वेक्टर ऊपर की तरफ होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होएगा, एंगल मेरा 90 डिग्री बन रहा है, देखो, ओके। अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो थीटा 90, तो cos 90 इज इक्वल टू 0, मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास फ्लक्स आएगा 0, कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। और प्रैक्टिकली भी ये बात सही है, जब सरफेस ही ऐसे पड़ा है तो इसकी फील्ड लाइनें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं इसके ऊपर से भी निकल जाएंगी, इसके नीचे से भी निकल जाएंगी, लेकिन इस सरफेस को क्रॉस बिल्कुल नहीं करेंगे, ओके। तो ये आपका सेकंड केस है। इन दोनों केसेस से ये क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे डिटरमिन करना है आपने, अगर कोई भी सरफेस आपको दिया हो। इक्वेशन नंबर 1 इज अ जनरल फार्मूला एंड दिस इज द स्पेसिफिक फार्मूला, ये आपका एक स्पेशल केस हो गया, ओके। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू +1, दिस इज द मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स है, इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं हो सकता, ओके। दिस इज द मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा है, ओके। ये मैक्सिमम फ्लक्स है, ये 0 है, ओके। और एक बात और बता दूं कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिनमें फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको डिस्कस करने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, इसका ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है इसका एरिया वेक्टर तो इधर को है, और मान लीजिए फील्ड लाइंस इधर से जा रही हैं, तो फील्ड लाइंस इधर से जाएंगी, एरिया वेक्टर इधर को, तो एंगल 180 डिग्री बनेगा, और cos 180 डिग्री जो है इसकी वैल्यू -1 होती है, उस हिसाब से इस सरफेस से नेगेटिव फ्लक्स निकलेगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक सॉल्व क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए अभी मेरे पास जो नया टॉपिक है दैट इज गॉस थ्योरम। अगर आपको फ्लक्स समझ में आया है तो आप बड़ी आसानी से गॉस थ्योरम को स्टडी कर सकते हैं। देखिए गॉस थ्योरम जो है, गॉस थ्योरम में हमें किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना सिखाया गया है। कैसे सिखाया? देखो मेरे पास जो नया टॉपिक आज का वो है भैया गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट से कहानी चलेगी। गॉस ये बोलता है, पहले आप समझिए, गॉस ये बोलता है कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। देखो मैं एक सरफेस बना लेता हूं, ये मेरे पास सरफेस है। अभी देखो ये 2D में है तो आपको एक सर्कल लगेगा, 3D में ये एक स्फीयर है, ओके। तो मान लीजिए मेरे पास ये यहां पर आ जाएगा, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फीयर है, थोड़ा है, ये सरफेस है ना, दिख रहा है ना आपको, ओके। इस सरफेस के अंदर यहां पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा है +q। अगर +q है तो +q फील्ड लाइंस, +q की फील्ड लाइंस बाहर को निकलेंगी। किधर को निकलेंगी? बाहर की तरफ। तो देखिए मेरे पास जो फील्ड लाइंस है वो कैसे निकलेगी? इस प्रकार से। ये देखिए ये सरफेस है, यहाँ पर +q चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइन ये यहाँ पर इधर को जा रही है। अरे ये मैं एक बना रहा हूँ, पता नहीं कितनी निकलेंगी इसमें से। एक इधर को जा रही है, एक भैया इधर नीचे को भी जाएगी, ओके, एक बाहर को भी आपकी तरफ भी आएगी, इधर को मेरी तरफ भी आएगी, सभी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से नॉर्मली क्रॉस करती हैं
उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के काउंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस क्या बोलता है, वो कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से निकलने वाला फ्लक्स जबकि उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज बंद है, अगर उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज बंद है तो उसको उसके सरफेस में से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है उस फ्लक्स की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जो इसके अंदर बंद है, ठीक है, इसके बराबर होगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंडा है। ओके, स्टेटमेंट लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, भैया यहां पे क्लोज्ड सरफेस को आप अंडरलाइन कर लीजिए, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, किसी चार्ज को बंद करने वाला, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज जिसमें चार्ज बंद है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ये आपकी स्टेटमेंट है। मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, यहां पर लिखना पड़ेगा कि ये कौन है, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे पड़ा है। अगर पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगी, तो मैं यहां से इसकी फील्ड लाइंस बना रहा हूं। ये फील्ड लाइंस जो है ये सरफेस में से 90 डिग्री एंगल पे बाहर को निकल रही हैं, तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस अगर 90 डिग्री पे निकल रही हैं, अरे नहीं भी निकल रही हैं तो भी ये फ्लक्स है। ओके, तो ये सारी की सारी फ्लक्स हैं, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर नहीं निकली तो उसका कंपोनेंट ले लेंगे, लेकिन है तो फ्लक्स ना। तो आपका ये जो फ्लक्स जो बाहर को जा रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहां पर अगर x के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज जो एनक्लोज्ड है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये आपका फ्लक्स है। यही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, दैट इज phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी एक बात मैं बता दूं, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसी छोटे से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसी छोटे से सरफेस एरिया एलिमेंट ds में से आई थी, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर या E ds cos थीटा। ओके, अगर मैं टोटल सरफेस में से फ्लक्स की वैल्यू पूछूं, टोटल सरफेस में, तो कितनी आएगी वो भी आप नोट कर सकते हैं, इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले फॉर्मूले में लिख लीजिएगा कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S, जो सरफेस S माना था हमने, ओके, उसमें से टोटल फ्लक्स, इसको फाई टोटल लिख देता हूं, तो इसकी वैल्यू आप इंटीग्रेशन करोगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S। अगर आप इस छोटे वाले फ्लक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको टोटल फ्लक्स मिलता है। क्लियर? ओके, चलो, तो यहां पर जो फ्लक्स phi is equal to Q upon epsilon naught है, आप इसको ऐसे भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज आप इसको ऐसे लिख सकते हो, phi is equal to इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर सरफेस S। इस सरफेस का नाम भी मैं S रख लेता हूं, तो ओवर सरफेस S, लेकिन क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो यहां पर जो इंटीग्रेशन है वो भी क्लोज्ड होगा, आपका क्लोज्ड इंटीग्रेशन होएगा, एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपका ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है गॉस थ्योरम का, आपका ये भी गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके, तो अभी हम इसका गॉस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं बेटा। जो गॉस थ्योरम का प्रूफ है वो हम एक स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस के लिए करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q, एक प्लस Q चार्ज को कंसीडर किए, और उसको कहां पर कंसीडर किया, एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। एक, या उसके ऐसे मान लें कि उसके जो चारों तरफ हम एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ
स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को कंसीडर किया। ये मेरा डायग्राम है जो बनाऊंगा मैं, बिल्कुल इजी सा है। ये एक स्फेरिकल सरफेस है। इस सरफेस के सेंटर पे यहां पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है मेरे पास, ओके। इसके सरफेस पे मैंने कोई भी पॉइंट P कंसीडर किया, तो P पॉइंट जो रेडियस है स्फीयर की वो बोल देता हूं ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ओके। तो जो P पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं कितनी है, ओके। क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना। सपोज अ पॉइंट P ऑन द सरफेस, suppose a point P on the surface, then electric field at P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट चार्ज का। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगा E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by epsilon naught, and this is equation number 1। मैंने पुराने वाला फार्मूला यूज किया, ओके, जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का है, q upon epsilon। तो अभी P पॉइंट के अराउंड में एक छोटा सा एरिया कंसीडर करूंगा, ठीक है। उस एरिया का नाम मैं क्या रखता हूं यहाँ पे, एक छोटा सा एरिया मेरे पास ds। इस एरिया को मैंने ds बोला, तो बेटा ds वेक्टर जो है वो अवे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारे पास आया। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है, ये किधर को है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज का दूर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को आ रहा है। E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, जैसा मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में बताया था कि E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डेफिनेशन में हमने पुट करना है। तो नाउ अभी मैंने गॉस थ्योरम का प्रूफ देना है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे माइंड में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, हमने करना क्या है। तो बड़ा सिंपल सा है, मैं फाई से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फाई की डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, वो है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लोज कर दूंगा क्योंकि सरफेस क्लोज है, ओवर सरफेस S। सरफेस का नाम मैंने ये S रख दिया, ठीक है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। अभी इसको सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर आना चाहिए q by epsilon naught। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मतलब मैं फ्लक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। तो नाउ वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स through spherical surface, through the closed spherical surface। तो मेरी डेफिनेशन बोलती है, वो बोलती है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डेफिनेशन से जाऊंगा, राइट साइड को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। देखिए सरफेस का नाम S है, क्लोज इंटीग्रेशन E ds। cos कितनी डिग्री भैया, cos 0 डिग्री। E वेक्टर और ds वेक्टर आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ये आएगी मेरे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कैपिटल R इनटू ds। मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ओके। तो मेरे पास क्या आया, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको बाहर निकाल लिया, ओके। अभी q बाय r, q चार्ज है, कांस्टेंट है, फिक्स है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये P पॉइंट चाहे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जहां पर मर्जी ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, सारा कुछ कांस्टेंट है। ये q बाय r भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में मेरे पास जो चीज बच गई वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ds। मतलब कहने का ये है मेरे पास कि मैं ds सरफेस का इंटीग्रेशन करूंगा। तो ds कैसे होएगा, देखो एक सरफेस है मेरे पास,
बड़ा सिंपल सा है। ओके, मेरे पास एक स्फीयर है, गोला है। चलो ये देखिए, ये मेरे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, उसका नाम है डीएस। डीएस वेक्टर इधर को बाहर को जा रहा है, तो ये अगर डीएस है तो डीएस 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 मींस मैं डीएस का इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो मेरा डीएस डीएस जोड़ के क्या मेरे पास ये सरफेस बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, मेरे पास ये सरफेस कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, जिसका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। मींस मेरा डीएस का जो इंटीग्रेशन है, वो डीएस का इंटीग्रेशन मेरे पास कितना आएगा? वो आएगा मेरे पास 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है। इस स्फीयर का ये जो गोला है इसका, आपका इसका सरफेस एरिया है। ओके, तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल, हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो मेरे पास phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट बच गया। ये अभी तक पहली इक्वेशन है जिसमें मैंने 4 पाई के साथ पंगा लिया है। ये 4 पाई मैंने काटा है क्योंकि मेरे को प्रूव करना था। ओके, अदरवाइज मैंने कहीं भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को छेड़ा नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत आसान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻9। तो अभी phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। ये आपका था प्रूफ। गॉस थ्योरम का प्रूफ स्टेटमेंट के साथ प्रूफ आता है। प्रूफ अगर पूछा जाए तभी लिखना है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा स्टेटमेंट आती है, प्रूफ बहुत कम आता है, ऐसे नहीं आता। अगर पूछा जाए तब तो कर दो, अगर नहीं पूछा जाए तो मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि स्टेटमेंट पूछी है स्ट्रेट गॉस थ्योरम, तो बच्चा समझता है प्रूफ भी इसका सही है, इसका पार्ट ही है, इसको कर दो। ऐसा नहीं है कुछ। इसके बाद मैं इसके एप्लीकेशंस पे जाऊंगा। एप्लीकेशंस इसकी बहुत आसान है, तो कंटिन्यू करते हैं। देखो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। कितनी एप्लीकेशन है इसकी, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो मैं आपको करवा रहा हूं वो है मेरे पास इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना। इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर बोल लो, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर बोल लो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो। ओके, तो पहली एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट लाइन चार्ज है, उसके कारण मैं एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर बनाना पड़ेगा। दोनों तरह का डायग्राम बन सकता है, हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, वर्टिकल भी बन सकता है, जैसा मर्जी बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक वर्टिकल डायग्राम बना लिया। ये मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया, चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और क्योंकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, डिफाइंड नहीं है, तो जो चार्ज दिया है मेरे को क्या पता कि इतनी जो लेंथ मैं शो कर रहा हूं इस पे कितना है, टोटल चार्ज मैंने क्यों दिया है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफाइन करूंगा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। अब इससे कुछ दूरी पे मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो जो P पॉइंट मैंने माना, मैं उस पॉइंट पे जो P पॉइंट मैंने माना, मैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये मेरा P पॉइंट है, तो P पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना चाहता हूं। P पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से, वो मैं मानता हूं कि स्मॉल r है। ओके, स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन चार्ज। तो मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मेरे पास एक नई चीज पेश होगी भी, गॉसियन सरफेस क्या है ना। तो एक नई चीज है गॉसियन सरफेस, एक डेफिनेशन लिखिए, गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको कि गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस है। एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम एक क्लोज सरफेस अवेलेबल हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बना दिया, इस डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ क्या कोई गॉसियन सरफेस कोई दिख रहा है, ऐसा कोई क्लोज सरफेस जिस पर मैं गॉस थ्योरम लगा सकूं? कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं एक हाइपोथेटिकल सरफेस मानूंगा, एक इमेजिनरी सरफेस मानूंगा। ओके, वो इमेजिनरी सरफेस कैसा होगा, वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। वो कंडीशन क्या है कि वो चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ होगा। नंबर 2, उसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ओके, एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तभी उसको बोलूंगा मैं गॉसियन सरफेस। तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस। आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ध्यान में रह जाएगी। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड a point charge or charge distribution, एक पॉइंट चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस कैसा होगा? वो कैसा होगा? एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो। एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ओके, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। तो गॉसियन सरफेस में एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज मैंने ले लिया, तो इसके चारों तरफ कैसा सरफेस बनाऊं कि उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होएगा। और अगर सेम डिस्टेंस पे मैं कोई सरफेस बनाऊंगा तो वो स्फीयर के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। मींस एक पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस होता है जिसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ऐसे ही अगर लाइन चार्ज कंसीडर करूं, ये मेरा लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ इधर से आएगा, इधर से आपकी तरफ आएगा, इधर से नीचे को जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे यहां पे अगर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना दूं, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गॉसियन सरफेस। तो मैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस को गॉसियन सरफेस मानूंगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस का ये था बेसिक फंडा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो अब आपका जो प्रूफ है वो बड़ी आसानी से हो पाएगा। चलिए आ जाइए। तो यहां पर पहला फंडा क्या है? पहला फंडा है पी पॉइंट। मानिए पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है वो लिखिए। दूसरा फंडा क्या है? दूसरा फंडा आप इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, और गॉसियन सरफेस इस पी पॉइंट में से जाना जरूरी है। ये भी बात बता देता हूं आपको, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट में से निकलेगा। ओके, तो यहां पर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं और ये मेरा एक सिलेंड्रिकल सरफेस आएगा। कैसा सरफेस आएगा? एक सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है बेटा, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस आ गया इसके चारों तरफ। ये एक आ गया। इसी प्रकार से ये नीचे वाली साइड में मैंने दूसरे वाला सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये दो सरफेस हो गए। ठीक है, ये सेंटर है इसका, इसका ये सेंटर, ये सिलेंड्रिकल सरफेस। अब इसको यूज कैसे करना है? बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, गॉसियन सरफेस को यूज भी तो करना है ना, और यूज करने के लिए गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो मैं स्टोरी ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं दो बातें एक तो यहां पे लिखूंगा भी। सपोज कौन सी बातें लिखनी है? एक तो लिखो सपोज जो लैम्डा है दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ओके ऑफ द लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इसकी। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। मैं यहां पे बीच में भी लिखता हूं लैम्डा। ओके, इसके बाद जो पॉइंट पी है वो कंसीडर किया है। सपोज
a point P at distance, at perpendicular distance small r from the line charge से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पे मैंने एक पॉइंट P माना है, उस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। लेट अस ड्रॉ, यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ी मैंने, लेट अस ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ कितनी इसकी लेंथ को अपन l मानेंगे। कितनी लेंथ मानेंगे इसकी, ये l है। ओके, इसकी लेंथ को मैंने मान लिया l इसकी लेंथ होगी। ओके, रेडियस r एंड लेंथ l थ्रू पॉइंट, कहां से, थ्रू पॉइंट P पॉइंट से निकलता हुआ गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। जब गॉसियन सरफेस बना लिया तुरंत गॉस थ्योरम लगा लो। ओके, नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है हमें, गॉस थ्योरम ये बोलती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं। गॉस थ्योरम बोलती है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने क्या किया, फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर यहां पे रख दी, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने इधर वाली साइड में लिख दिया। अभी मेरे पास डीएस कहां है, मानना पड़ेगा, है ना। तो सिलेंड्रिकल सरफेस है ये वाला। यहां पर एक सोचने की बात और है, मेरे पास इस सिलेंडर में दो सर्कल है, एक ऊपर है एक नीचे है और एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, तीन जगह है मेरे पास। अभी मेरे को ये बताइए आपकी, ये जो सरफेस नंबर 1 ये वाला है, ये सरफेस नंबर 2 लगाते हैं तो मैं नीचे वाला, जो नीचे वाला सर्कल है, और ये जो सिलेंडर बचता है मेरे पास, इस सिलेंडर को नंबर 3 सरफेस मैंने लगा दिया। तीन सरफेस है मेरे पास। इन तीनों सरफेस में से किस सरफेस में फ्लक्स निकलेगा, क्रॉस करेगा। ओके, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिए ये मेरे को लाइन चार्ज मिल गया, तो फील्ड लाइंस जो जा रही हैं वो परपेंडिकुलर इधर को भी जाएंगी इधर को भी जाएंगी, ऊपर को कोई फील्ड लाइन नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक लाइन चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, तो ऐसे नहीं होएगा इधर को भी चलेगी इधर को भी चलेगी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी मींस सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, ना तो कोई ऊपर वाले सर्कुलर सरफेस में से लाइन क्रॉस करेगी, ना ही कोई नीचे वाले सरफेस के, जो नीचे वाला सर्कुलर सरफेस है उसमें से कोई फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी। इट मींस इस सरफेस में जो फ्लक्स है वो भी जीरो है, इस सरफेस में जो फ्लक्स है वो भी जीरो है। तो बच गया मेरा 3 नंबर सरफेस। 3 नंबर सरफेस पे मैं 3 नंबर सरफेस पे मैंने क्या किया, डीएस एरिया माना, तो डीएस वेक्टर मेरा इधर को चला गया, ये आ गया डीएस वेक्टर। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अवे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा है ये भी इधर को आया, दोनों एंगल 0 डिग्री। लेकिन अगर आप यहां पर बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं, देखो बना देता हूं मैं आपको। ये मेरे पास क्या है, ये एरिया डीएस है, तो डीएस वेक्टर तो चला गया ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड गया इधर को। ओके, ई वेक्टर एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अब जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो cos 90 कितना होता है, 0। ऐसे ही अगर नीचे वाले सरफेस पे आप बनाना चाहते हो तो यहां पे भी बना देता हूं। इस पे एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर इधर को गया, बिकॉज एरिया ये वाला है तो नीचे को एरिया वेक्टर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका पॉजिटिव का दूर की तरफ, अगर इधर बनाओगे तो इधर को बना देना। 2D डायग्राम है, 3D नहीं है ना, तो मेरे को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर को निकल गया ई वेक्टर, ये 2 थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ,
तो देखिए ये ई वेक्टर एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो फ्लक्स यहाँ पे भी जीरो और फ्लक्स यहाँ पे, इस फ्लक्स को मैं φ1 लिख देता हूँ, इसको φ2 लिख देता हूँ। φ1 और φ2 दोनों जीरो, लेकिन φ3 जीरो नहीं होगा। ओके, समझ में आ रही है ना बात? तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू, यानी कि ये वाला फ्लक्स है जो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मैं इसके 3 पार्ट कर लेता हूं। कितने पार्ट कर लेता हूं? 3। देखिए इस क्लोज इंटीग्रेशन को मैंने ओपन इंटीग्रेशन में बदला और 1 नंबर सरफेस पे मैंने लगा दिया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फिर मैंने 2 नंबर सरफेस पे भी लगा दिया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फिर मैंने 3 नंबर सरफेस पे भी लगा दिया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड इज इक्वल टू मैंने लिख दिया q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ओपन इंटीग्रेशन हो गया क्लोज का, बिकॉज मैंने 3 हिस्से कर दिए, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। जो सरफेस नंबर 1 है उसमें ई ds cos 90, अभी डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो सरफेस नंबर 1 पे आएगा ई ds cos 90 प्लस सरफेस नंबर 2 पे भी आएगा ई ds cos 90 प्लस सरफेस नंबर जो 3 है इस पे आएगा ई ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आपका φ1 हो गया, ये तो हो गया 0, ये φ2 हो गया, ये भी 0। तो मैथमेटिकल भी मैंने प्रूव कर दिया, सिंपली थ्योरेटिकल भी बता दी, ये φ1 और φ2 अपने आप ही 0 हैं ये। ओके, तो मेरे पास ये एक रह गया 3 नंबर सरफेस। अभी मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे के सारे जो पॉइंट जो सिलेंड्रिकल सरफेस पे आएंगे उन सभी पे कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा। तो मेरे पास इंटीग्रेशन सिर्फ ये रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर सरफेस नंबर 3 ओनली, और सरफेस नंबर 3 मेरे पास सिलिंड्रिकल सरफेस है। सरफेस नंबर 3 कौन सा सरफेस है? सिलिंड्रिकल। तो ds जोड़ के सिलेंडर बनेगा भैया, देख लो, ds जोड़ के ये वाला सिलेंडर बनेगा और सिलेंडर का सरफेस एरिया ds का इंटीग्रेशन होएगा तो सिलेंडर बनेगा, और सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? क्यों भाई? सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर सरफेस नंबर 3, इसका जो सरफेस एरिया है वो है आपका 2 पाई r इनटू लेंथ इसकी मानी अपन ने l, ये l लेंथ मानी है, r इसकी रेडियस मानी। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक बड़ी दिक्कत है, बड़ी वो दिक्कत क्या है कि जो प्लस q चार्ज है यहां से लेके यहां तक इतने हिस्से में चार्ज की वैल्यू कितनी है अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास चार्ज, ये देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने लैम्डा मान रखी है, तो लैम्डा अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू l होगा कि नहीं होगा भाई? देखो मैं यहां पर भी लिख देता हूं, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज की वैल्यू आएगी लैम्डा l। ओके, ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r l। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू मैंने लैम्डा l पुट कर दी वहां से, अपॉन r इनटू l, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, तो मेरा रिजल्ट क्या बन गया? मेरे पास जो रिजल्ट आया है आपका वो रिजल्ट आया है, इस कॉर्नर में लिख देता हूं, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना बनता है ना, 2 लैम्डा बाय r, ये आपका आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय r, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये आपका रिजल्ट। अगर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कई बार ग्राफ आ जाता है, हाँ तो ग्राफ भी बना देते हैं। देखो ग्राफ कहां है, यहां बना दो। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लिख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? मेरे पास x एक्सिस की तरफ r है यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन चार्ज,
आर और वाई एक्सिस में मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और अगर मैं देखूं इस इक्वेशन को तो यहां से मेरे को E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r मिलता है, क्योंकि बाकी तो सारे कांस्टेंट है। लैम्डा कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो बच गया r। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ग्राफ जो है वो लाइक दिस ऐसे आएगा, टच करवाइएगा यहाँ पर ग्राउंड पे, इस पे x एक्सिस पे या r एक्सिस पे। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान रखिएगा।